हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल केयर्स क्लासेस में। आज हम सब देखेंगे, अभी तक हम सब क्लास 11th फिजिक्स, इसमें हम सब वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किए हैं ना। वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण स्टार्ट किए हैं, तो जिसमें हम सब दो वेक्टर को जोड़ने का त्रिभुज नियम देख चुके हैं। दो वेक्टर को जोड़ने का त्रिभुज नियम क्या बोलता था, हल्का सा रिवीजन कर। तो मान लो एक वेक्टर है ये ए, और एक ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है बी, और मान लो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा ना। या आप ऐसे भी क्यों हम यहाँ पर एंगल बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर के बीच एंगल का मतलब जानते हो ना, या तो हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए या तो टेल से टेल। तो जब आप इसको आगे ले जाओगे तब देखो इसका टेल से टेल जुड़ेगा, इसलिए ये एंगल होंगे। तो इसीलिए हमने केवल ये डायरेक्शन बना दिया है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच एंगल मान लो कितना है, थीटा। तो अगर आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे। त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि यदि ये दोनों भुजाओं त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें दिशा और परिमाण के साथ, तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है विपरीत क्रम में, वो इनके रिजल्टेंट को निरूपित करता है। यानी आप ये वेक्टर ऐसे लिखे, आपने ये वेक्टर ए हो गया, अब इसको आप लाके एक त्रिभुज की दूसरी भुजा पे बना दो। शर्त है हेड टू टेल या टेल टू हेड होना चाहिए। यहाँ पर हेड के साथ टेल है कि नहीं टेल है, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, यही क्या हो जाएगी, इनका रिजल्टेंट यानी वेक्टर आर, और इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। और देखो ये इस क्रम में है, तो इनका जो रिजल्टेंट है उसी क्रम में ना बढ़ के उसके अपोजिट क्रम में आया है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसका परिमाण जो होगा वो ए होगा, अगर ये वेक्टर बी है तो इसका परिमाण बी होगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर इनके रिजल्टेंट को आपने वेक्टर आर बोला है तो इनके परिमाण को क्या लिखोगे, आर, क्योंकि आपको पता है अगर कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर को परिमाण को लिखने के लिए आप वेक्टर का साइन हटा देते हो, केवल आप ए को लिखते हो। तो वहां कल हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब ये देख चुके हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट का परिमाण आप इस फार्मूला से निकालते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां ए क्या है पहले वेक्टर का परिमाण, बी क्या है दूसरे वेक्टर का परिमाण, और थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच कोण। यहां तक आप देखे हो ना। लेकिन किसी वेक्टर को बताने के लिए आपको उनका परिमाण भी बताना पड़ेगा और आपको उनकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण तो इस फार्मूला से आप बता सकते हो, लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन आप कैसे बताओगे। क्या आपको वेक्टर ए दिया है मतलब उसका डायरेक्शन आपको दे दिया है। अगर आप ये बता दो कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया, या आप ऐसे ही बता सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाया। क्या ये एंगल रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, क्योंकि एंगल दो वेक्टर के बीच कोण बताने के लिए टेल से टेल या हेड से हेड होना चाहिए। यहाँ पर देखो दोनों का टेल से टेल है कि नहीं है, तो यस यही एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल होगा। मान लो इस एंगल को हम क्या कर देते, φ1। क्या ये जो दूसरा एंगल है ये रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी के साथ एंगल है कि नहीं है, क्योंकि देखो दोनों का हेड से हेड जुड़ा है, तो जो उनके बीच एंगल बनेगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। किन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी के साथ एंगल। मान लो इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, φ2। तो अगर आप ये एंगल बता दिए तो इसका डायरेक्शन पता चल गया। अगर इसका डायरेक्शन पता है, ये मान लो 30 अंश हो गया, तो इतने से आप 30 अंश पे जाओ, इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो इस एंगल को निकालने का फार्मूला क्या था, अगर ये एंगल φ1 है तो आपने उस दिन देखा था आप tan φ1 बता सकते हो। कैसे, आपको ए के साथ एंगल बताना है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, बी से, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, ये वाला एंगल है थीटा, नहीं ये थीटा कौन सा एंगल है, दोनों वेक्टर, जिन दो वेक्टर को आपने जोड़ा है उन दो वेक्टर के बीच का एंगल है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ये φ1 क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का ए के साथ एंगल है। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी के साथ एंगल φ2 है तो tan φ2 को क्या लिखोगे, दूसरे वेक्टर के साथ एंगल चाहिए, तो यहां अब ए से स्टार्ट करोगे, यानी ए साइन थीटा अपान, अब यहां पर ए है तो यहां पर बी लिखोगे, बी प्लस ए कॉस थीटा। इस तरीके से आप क्या बता सकते हो, इनके एंगल्स को भी बता सकते हो, चाहे पहले के साथ बता दो चाहे दूसरे के साथ बता दो। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका था दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। अब हम देखेंगे दो सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम और उसमें समांतर चतुर्भुज नियम ना। तो आपका अगला हेडिंग होगा दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम।
दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। क्या होता है, क्या ये बोलता है कि जिन दो वेक्टर को आपको जोड़ना है, समांतर चतुर्भुज जानते हो कि नहीं जानते हो? थोड़ा सा पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लो। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो तथा समांतर हो। ये भुजा इसके समांतर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके समांतर हो और ये भुजा इसके बराबर हो। तो ऐसे चतुर्भुज को आप क्या बोलते हो? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो अब बताओ, यही है। मान लो दो वेक्टर है, ये नियम क्या कहता है उसे आप समझ लो। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर है, मान लो ये है आपका वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और इन दोनों वेक्टर को आपको क्या करना है, जोड़ना है। मान लो ये आपका पहला वेक्टर और आपका ये दूसरा वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितने दिए हैं, थीटा, और आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो आप इन्हें क्या करोगे, समांतर चतुर्भुज नियम से कैसे जोड़ोगे? पहले वेक्टर को आप समांतर चतुर्भुज की एक भुजा द्वारा निरूपित करो, ये जो दूसरा वेक्टर है इसको समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा द्वारा निरूपित करो। मान लो ये वेक्टर ए हो गया और थीटा एंगल बनाते हुए आप एक दूसरा वेक्टर खींचते वेक्टर की, तो क्या ये दोनों आसन भुजा, आसन मतलब पास पास वाली भुजा, बात समझ आ रही? तो दो वेक्टर को आप कैसे निरूपित करोगे? समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरूपित करोगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या होगा? पहले आप इसे समांतर चतुर्भुज बनाओ। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाओगे? इसके समांतर आप एक रेखा इधर खींचो और इसके समांतर आप एक रेखा इधर खींचो। क्या अब ये समांतर चतुर्भुज बनी? बोलो, अब तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया ना, क्योंकि इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। तो इनका जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण यही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये आपको क्या करना है, पहले वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की पहले भुजा द्वारा निरूपित करो, दूसरे वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा द्वारा निरूपित करो। और जैसे, और ये दोनों क्या हो गई, आसन भुजाएं हो गई। आसन भुजा मतलब पास पास वाली भुजा होगी। तो पहले समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करने के लिए इसके समांतर एक रेखा आप यहाँ खींच सकते हो, इसके समांतर एक रेखा आप यहाँ, क्योंकि इसके समांतर ही हो जाएगा, इसके समांतर ही हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो जो इनका विकर्ण होगा, और विकर्ण कहाँ से पास करना चाहिए, दोनों वेक्टर के प्रतिच्छेद बिंदु से। ये वाला विकर्ण मत ले लेना, बात समझ आ रहा है ना? आप ये विकर्ण मत लेना। कौन सा विकर्ण? जो इन दोनों वेक्टर के प्रतिच्छेद बिंदु से पास करे। तो वो जो विकर्ण होगा वही विकर्ण इन दोनों त्रिभुजों के रिजल्टेंट वेक्टर, यानी यही रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर आर को, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वास्तव में ये त्रिभुज नियम जैसा ही। क्यों? त्रिभुज नियम में आपने क्या किया था, ये वेक्टर ए था, तो अगर ये वेक्टर बी है, त्रिभुज नियम में आप ये वेक्टर बी बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे आपने एक त्रिभुज बनाया था, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा था कि नहीं रखा था, और इस प्रकार से आपने एक त्रिभुज बनाया। तो ये जो तीसरा भुजा यही आया था, नहीं आया था? तो वास्तव में ये आपका त्रिभुज नियम जैसा ही है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नियम बोलना, इसलिए हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं की बात की। समझ में आ रहा है बात ना? तो चलो आप पहले इसे लिख लो, ये नियम क्या कहता है, इसके लैंग्वेज को आप लिख लो। यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों के परिमाण तथा दिशा को निरूपित करें, दिशा को निरूपित करें, तो इनके परिणामी सदिश, जिन दो वेक्टर को आपको क्या करना है, जोड़ना है ना, उनके परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के, या उनके परिणामी सदिश दिशा और परिमाण में, उनके परिणामी सदिश
दिशा और परिमाण में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होती है। जबकि विकर्ण दोनों वेक्टर के प्रच्छेद बिंदु से पास हो अर्थात गुजरे। जबकि विकर्ण दोनों सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? अगर दो वेक्टर जिनको जोड़ना है, मान लो आपका एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर आपका ये क्या है, मान लो ये वेक्टर बी है और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। तो इनको समांतर चतुर्भुज नियम से आप कैसे जोड़ोगे? पहली वेक्टर को एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा द्वारा, दूसरी वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा द्वारा निरूपित करोगे। तो जब समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करना पड़ेगा, तो जो उनके विकर्ण होंगे, और विकर्ण दोनों वेक्टर के प्रच्छेद बिंदु से पास करना चाहिए, तो जो विकर्ण होगा वही विकर्ण इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर को निरूपित करेगा। तो ये तो हो गई ज्यामितीय विधि ना। ये कौन सी विधि हो गई? ज्यामितीय विधि। और आपको दूसरी विधि अर्थात विश्लेषणात्मक विधि यानी एनालिटिकल मेथड भी आप पढ़ चुके हो। वो क्या होता है? सेम वैसे आप फार्मूला वहां पर निकालते हो रिजल्टेंट वेक्टर का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आप त्रिभुज का किए हो पूरा वही करना पड़ेगा। बस देखो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। तो आप इस भुजा को आगे बढ़ाओगे, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर खींचा था, और अगर दो वेक्टर के बीच वेक्टर ए और वेक्टर सॉरी ये वेक्टर बी होगा ना, क्योंकि आपका ये वेक्टर बी था तो आपका ये वेक्टर बी होगा। तो अगर ये वेक्टर ए हो गया तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है। आपने बोला है दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा, यानी ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो आपको पता था उस दिन हम लोग निकाले थे, ये कितना आया था, बी cos थीटा, और ये कितना आया था, बी sin थीटा। तो आप ये पूरा त्रिभुज में जैसे डेरिवेशन वहां पर किए थे, सेम वही डेरिवेशन इसमें आपको क्या करना है, कॉपी करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप वहां से पूरा करोगे तो आपको फिर से वही मिलने वाला है। यहाँ पर r बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, जहां वेक्टर ए क्या है, पहले वेक्टर का परिमाण, बी क्या है, दूसरे वेक्टर का परिमाण, और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का कोण। कौन से दोनों वेक्टर बीच? जो दो वेक्टर आपको जोड़ने हैं उनके बीच का कोण। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का पहले वेक्टर साथ कोण बनाओगे, सेम वही फार्मूला है। रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी के साथ अगर आपको एंगल चाहिए तो उसका सेम वही फार्मूला इसमें होगा। तो बस ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज नियम खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग इसमें कुछ केस का बात कर लेते हैं ना, कुछ केसेस का बात करते हैं। अब यहां से आप थोड़ा समझना एक बात, अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना होगा, फिगर वाइज अगर आपको फील लेना होगा तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर ये है, तो एक तो रिजल्टेंट वेक्टर आप इनका ऐसे सोच लोगे, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है ना, अपोजिट क्रम में। और अगर समांतर चतुर्भुज वाले नियम सोचना होगा तो आप क्या बोलोगे, देखो एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर तब आप यहां पर शिफ्ट करोगे, अर्थात टेल से टेल, या हेड से हेड भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, हेड से हेड भी आप कर सकते हो। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। रिजल्टेंट वेक्टर को कहाँ तक बनाओगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे और इसके पैरेलल आप एक लाइन खींचोगे, तो जहां तक कट करेगा यहीं तक आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से आप सोच सकते हो। जैसे अगर हम बोले कि कभी कोई एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इस पे हमने 5 न्यूटन का बल इधर लगाया और कोई एक आदमी 5 न्यूटन का बल ऐसे ऊपर लगा रहा है, यानी 5 न्यूटन का बल इधर लगा और 5 न्यूटन का बल इधर लगा,
इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट को कैसे बनाओगे, इसके समांतर एक रेखा आप इधर खींचो और इसके समांतर एक रेखा आप इधर खींचो, तो ये दोनों जहां एक दूसरे को काटी तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा वेक्टर आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ना? तो यहां तक। अब आगे हम सब चलते हैं। यहां पर अभी आपने क्या किया, त्रिभुज नियम या तो देखा या तो आपने समांतर चतुर्भुज देखा। तो दोनों नियम में आपने क्या किया, केवल दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका देखा। अगर कभी आपको तीन वेक्टर को जोड़ना हो, चार वेक्टर को जोड़ना हो, यानी दो से अधिक वेक्टर को जोड़ना हो, तो दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, उसके लिए हमको एक नया नियम पढ़ना पड़ेगा, जिसे आप क्या बोलोगे, बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ, पॉलीगन लॉ, बहुभुज नियम। तो आपका अगला हेडिंग होगा दो या दो से अधिक सदिशों के योग करने का बहुभुज नियम। दो या दो से अधिक सदिशों के योग करने का, दो या अधिक सदिशों के योग का बहुभुज नियम क्या बोलता है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे वेक्टर है, एक वेक्टर है ये वेक्टर ए, एक वेक्टर है ये वेक्टर बी, एक वेक्टर है ये वेक्टर सी, एक वेक्टर है ये वेक्टर डी। आपको इन चारों वेक्टर को जोड़ना है। आप कैसे जोड़ोगे, कुछ मत करो, आराम से आप इन सभी वेक्टर को विस्थापित कर करके, विस्थापित मतलब आपको बताया है ना, एक वेक्टर को उस प्लेन में उसका डायरेक्शन बिना बदले हुए, अगर ये इसका डायरेक्शन है, आप बिना इसके डायरेक्शन बदले इसे आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ऐसे, बस इसका डायरेक्शन यही रहना चाहिए। तो इनको विस्थापित कर करके आप क्या करो, एक बहुभुज की भुजाओं में निरूपित करो। बहुभुज मतलब इसमें दो या दो से अधिक भुजाएं हो, दो से अधिक भुजाओं वाले को बहुभुज बोलते हैं, अर्थात त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खंडभुज, शतभुज, अष्टभुज, ये सब आपका क्या है, बहुभुज ही तो है ना। तो इनको आप क्या करो, एक बहुभुज द्वारा निरूपित कर दो। कैसे, जैसे ये वेक्टर है तो आपका ये वेक्टर ए हो गया। अब दूसरे वेक्टर को ऐसा विस्थापित करो कि हेड से टेल, याद रखना, हेड से टेल या टेल से हेड, इसी क्रम में चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपने हेड पे टेल रखा ना, तो अगले के हेड पे अगले का टेल रखो, किसका, तीसरे का। तीसरे को ऐसे शिफ्ट करो, कैसा, तीसरे का डायरेक्शन ऐसा है कि नहीं है, ये वेक्टर बी हुआ और ये वेक्टर सी हुआ, अरे तीसरे का डायरेक्शन यही है ना। अब चौथे को भी आप शिफ्ट करो, चौथे को कैसे शिफ्ट करोगे, इसको लाके ऐसे शिफ्ट करोगे, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर डी। बात समझ में आ रहा है? तो इस क्रम में ये आपके चार, एक दो तीन चार भुजा हुआ, तो अभी बहुभुज नहीं बना है, तो जो बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी, फाइनल भुजा, अंतिम भुजा, वही इनके रिजल्टेंट को निरूपित करेगी। यानी ये को आपको ये से जोड़ना है, यानी ये, अरे आप यही जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। लेकिन इसका क्रम ये है, तो आपको ये क्रम नहीं लेना, उसका विपरीत क्रम लेना। तो सेम सिंपल है ना, यही आपका क्या है, बहुभुज। जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी, आप बी के ऊपर सी, फिर उसके ऊपर ए, फिर उसके बाद डी जोड़ सकते हो, किसी भी क्रम में जोड़ोगे आएगा यही। बात समझ में आ रहा है ना? तो आज यही तक करते हैं, इसके आगे कल हम सब न्यूमेरिकल करेंगे, जो वेक्टर का एडिशन। पहले आपने जो फार्मूला देखा है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा, उस पर हम कुछ केसेस देखेंगे कि दो वेक्टर बराबर हो, उनके बीच का एंगल 60 अंश हो, 0 अंश हो, 120 अंश हो, 90 अंश हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।